कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। राहुल गांधी ने कहा, सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना समझ ही नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को 12वीं परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टली। अब सुनवाई सोमवार यानी 31 मई को होगी। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत, 1 दर्जन से अधिक लोगों की हालत गंभीर। सीएम योगी का एनएसए के तहत कार्रवाई का आदेश। चक्रवाती तूफान यास का असर, कई राज्यों में हो रही जोरदार बारिश। यूपी, बिहार और झारखंड में हाई अलर्ट। सीएम ममता बनर्जी ने प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए खबरों का आगाज करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी और नेता वीर सावरकर की आज जयंती है। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने उन्हें याद किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आजादी की लड़ाई के महान सेनानी और प्रखर राष्ट्रभक्त वीर सावरकर को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। आपको बता दें कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले वीर सावरकर हिंदू महासभा के सदस्य थे। उनका निधन 55 साल पहले 26 फरवरी को हुआ था। आज उनकी 138वीं जयंती थी। वहीं पिछले साल भी पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने वीर सावरकर की जयंती पर ट्वीट करते हुए कहा था कि हम उन्हें उनकी बहादुरी और दूसरों को स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने की प्रेरणा देने और सामाजिक सुधारों पर जोर देने के लिए याद रखेंगे। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ मई 2018 की मन की बात कार्यक्रम पर सावरकर को लेकर अपने उल्लेख की भी क्लिप जारी की थी। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोरोना के मुद्दे को लेकर मीडिया को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राहुल गांधी ने मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार को अभी तक कोरोना समझ में ही नहीं आया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि लॉकडाउन कोरोना का स्थायी समाधान नहीं है। अगर कोरोना को रोकने का कोई स्थायी समाधान है तो वो सिर्फ वैक्सीनेशन है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपके काम करने के तरीके से लाखों लोगों की मौत हुई है, इसलिए अपने काम करने के तरीके को बदलें। कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है, कोरोना एक बदलती हुई बीमारी है। आप इसको जितना समय और जगह देंगे, ये उतना ही खतरनाक बनता जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि सरकार को और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ ही नहीं आ रहा है और आज तक नहीं समझ रहा है। कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है, कोरोना एक इवॉल्विंग, बदलती हुई बीमारी है। जितना समय आप इसको देंगे, जितनी जगह आप इसको देंगे, उतना खतरनाक ये बनता जाएगा। वैक्सीन स्ट्रेटजी के बारे में मैंने डायरेक्टली प्रधानमंत्री को बोला कि अगर हिंदुस्तान ने वैक्सीन स्ट्रेटजी नहीं ठीक लगाई, एक बार नहीं अनेक बार लोग मरेंगे। एक वेव नहीं आएगी, 2 वेव नहीं आएगी, 3 वेव नहीं आएगी, 4 वेव नहीं आएगी, आती जाएंगी, क्योंकि वायरस अडेप्ट। चक्रवाती तूफान यास ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। एक अनुमान के मुताबिक बंगाल में 1 करोड़ लोगों को तूफान ने प्रभावित किया है। इसी बीच पीएम मोदी आज ओडिशा और बंगाल के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा करेंगे। पीएम मोदी आज ओडिशा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने राज्य के सीएम नवीन पटनायक के साथ चक्रवात यास के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक बैठक की और तूफान यास से हुए नुकसान पर चर्चा भी की है। पीएम ओडिशा के बाद बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिलों के प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और
और कलाईगुड़ा में एक समीक्षा बैठक भी पीएम करेंगे। जानकारी के मुताबिक चक्रवाती तूफान यास गुरुवार को झारखंड और बिहार के आसपास के इलाकों में था। 28 मई को पूर्वी यूपी और बिहार के ऊपर एक अच्छी तरह से चिह्नित निम्न दबाव का क्षेत्र कमजोर हो गया। वहीं 27 मई को तूफान के कारण झारखंड में तेज बारिश भी देखने को मिली। उधर केरल विधानसभा का पहला सत्र राजधानी तिरुवनंतपुरम में चल रहा है। सत्र के शुरू होते ही राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, मेरी सरकार अगले 5 वर्षों में किसानों की आय 50% तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए कृषि प्रसंस्करण और नए छोटे पैमाने पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित कृषि पार्क स्थापित करके मूल्यवर्धन को मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केरल में सब्जियों का उत्पादन अगले 5 वर्षों में बढ़ाया जाएगा। इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के 3 दिन बाद सोमवार से 15वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू किया गया। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का भी खास ध्यान रखा गया। पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे विधायकों को भी शपथ दिलाई गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में गुरुवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में उत्तर प्रदेश समेत देश के अन्य राज्यों में हुए टीकाकरण के अभियान में प्रोग्राम एरर को लेकर गंभीरता से चर्चा की गई है। इस पर डॉक्टर अंशुमन त्यागी ने प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनाते हैं। वैक्सीन का नेचर थोड़ा सा डिफरेंट है। कोवैक्सीन में पूरा का पूरा एक लाइव एक डेड वायरस लिया गया है और कोविशील्ड में जो हमारा कोविड वायरस है उसकी जो स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं जिससे कि एंटीबॉडीज बनती हैं, उसके जीन्स को हमने चिंपैंजी के वायरस में लिंक करके फिर हमने इंट्रोड्यूस किया है। दोनों का जो नेचर डिफरेंट है। ऐसा तो कहना साइंटिफिकली गलत है कि एक डोज हमने कोवैक्सीन की लगा दी और एक वैक्सीन लगा दी हम कोविशील्ड की। साइंटिफिकली इस तरह की कोई स्टडीज नहीं है। ऐसा हो सकता है कि अगर ये वैक्सीन हर साल लगेगी तो इस बार अगर आपने कोवैक्सीन लगाई है या कोविशील्ड लगाई है तो ऐसा हो सकता है कि अगले साल आप दूसरी वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन 2 डोज का अगर शेड्यूल है, एक अगर हम कोविशील्ड लगाते हैं एक दूसरी लगाते हैं, इस तरह की कोई साइंटिफिक स्टडीज अभी नहीं है। तो साइंस महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में लगातार कमी होती जा रही है, लेकिन फिर भी एहतियात को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार 1 जून तक के लॉकडाउन को और बढ़ाने का विचार कर रही है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोविड स्थिति और वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी दी है। राजेश टोपे ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। स्थिति आज 100% अंडर कंट्रोल है, क्योंकि जब पीक पे महाराष्ट्र गया था तब हमारे कुल मिला के संख्या 7 लाख के दरमियान गई थी। अभी वो 3 लाख के दरमियान, नंबर 1। नंबर 2, रिकवरी रेट जो 80% के नीचे गया था अभी वो 93% है। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो जो अलग अलग जो पैरामीटर्स होते हैं बेड अवेलेबिलिटी के वगैरह, तो ये सब बेड अवेलेबिलिटी अभी हर ज़िले में उपलब्ध है बेड्स की संख्या, इसलिए उसमें भी पूरा कंट्रोल है। तो एवरीथिंग इज, हमें ये जो डिक्लाइन हो रहा है ये कंटिन्यूसली डिक्लाइन करना है और कर्व फ्लैट करना है। और इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि 1 तारीख को जो हम लॉकडाउन जो 1 तारीख तक था उसको हम एक्सटेंड करना चाहते हैं, सब्जेक्ट टू जो ज़िलों में पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है, जो ज़िलों में तुम्हारे जो बेड्स उपलब्धता या यह है उसमें कोई प्रॉब्लम या दिक्कत है तो उनके लिए थोड़ा जो रेस्ट्रिक्शंस है वो वैसे ही रहेंगे। लेकिन जहाँ पर बेड उपलब्धता और पॉजिटिविटी रेट स्टेट एवरेज के नीचे है उन जिलों के लिए हम शिथिलता रेस्ट्रिक्शंस में दे सकते हैं। देखिए, वैक्सीनेशन करना महाराष्ट्र की सबसे विचारों में सबसे अहम मुद्दा है, सबसे प्राधान्य वाला मुद्दा है और इसीलिए हमने हमारे 12 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन की तैयारी हमने पूरी की है। उसको लगने वाला जो निधि है यानी फंड्स है उसकी उपलब्धता भी हमने कर रखी है। नंबर 2,
उसके लिए जो ह्यूमन रिसोर्स और हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो सेंटर्स होना चाहिए, वो भी डेली 10 लाख वैक्सीनेशन हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इतनी व्यवस्था भी हमने कर ली है। अभी सवाल इतना ही है कि वैक्सीन हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो इसके लिए ग्लोबल टेंडर भी किया है। ग्लोबल टेंडर के माध्यम से सभी वैक्सीन के जो उत्पादक है उन्होंने टेंडर में हिस्सा लिया है, लेकिन उसमें भी उन्होंने स्पष्टता से कुछ बातें। कोरोना की रोकथाम के लिए उपराज्यपाल प्रशासन लगातार सख्त कदम उठा रहा है। लॉकडाउन के दौरान पूरी सख्ती भी बरती जा रही है। श्रीनगर में भी लॉकडाउन का असर पूरी तरह से दिखाई देने लगा है। शहरों में मुख्य बाजारों में चौकों पे सन्नाटा पसरा नजर आता है। गैर जरूरी काम के लिए किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। पुलिस ने कई जगहों पर तारबंदी करके सड़कों और गलियों को बंद किया है। मुख्य नाकों पर पुलिस और सुरक्षा बल तैनात है ताकि लोग बिना वजह घरों से बाहर ना निकल सके। आवश्यक सेवाओं को सुचारू रखा गया है। सब हर जगह पे शॉप वाप बंद है, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं चल रहा है यहाँ। हर जगह पे मतलब गाड़ी भी नहीं है, कुछ भी नहीं, दुकानें भी नहीं, सब्जी नहीं मिल रहा है। लोगों को एहतियात ज़रूरी करना चाहिए क्योंकि ये बीमारी बढ़ जाती है। आपको लगता है लॉकडाउन से ये बीमारी का कंट्रोल हो सकता है? लॉकडाउन ज़रूरी है क्योंकि लोग मतलब बहुत इसमें लोगों को भी फायदा है। लोगों को भी सोचना है कि क्या कि ये बीमारी जो है कि ये मतलब दिन ब दिन अगर लॉकडाउन खुल जाएगा या मतलब भीड़ ज़्यादा हो जाएगा दुकानों पे या किसी जगह पे, मतलब लॉकडाउन ज़रूरी है क्योंकि बीमारी बढ़ जाता है अगर भीड़ भाड़ हो जाएगा, क्योंकि ये लोगों के लिए ज़रूरी है। कोरोना की तीसरी लहर की आने की संभावना को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार अभी भी मुस्तैद नजर आ रही है। तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने का खतरा देखते हुए इससे बचाव के उपाय भी तलाशने अब शुरू कर दिए गए हैं। इसी क्रम में आज से बच्चों पर कोरोना वैक्सीन के ट्रायल की शुरुआत की गई है। पटना एम्स में 2 से 18 साल तक के बच्चों पर कोवैक्सीन की ट्रायल की जाएगी। बता दें कि पहले की तरह ट्रायल को 3 फेज में संपन्न किया जाएगा। बिहार में फर्स्ट फेज में 80 बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल होगा, जबकि थर्ड फेज में 550 बच्चों का लक्ष्य रखा गया है। ट्रायल में आने वाले सभी बच्चों की RT-PCR और एंटीबॉडी जांच की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार वैसे बच्चों को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा जो कोरोना संक्रमित होकर फिलहाल ठीक हो चुके हैं और उनमें एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। वैक्सीन ट्रायल में शामिल होने वाले बच्चों को 700 रुपए प्रोत्साहन राशि और प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर के आने की संभावना को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार अभी से मुस्तैद नजर आ रही है। तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने का खतरा देखते हुए सरकार ने इससे बचाव के उपाय तलाशने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में आज से बच्चों पर कोरोना वैक्सीन की ट्रायल की शुरुआत की गई है। पटना एम्स में 2 से 18 साल तक के बच्चों पर कोवैक्सीन की ट्रायल की जाएगी। पहले की तरह ट्रायल को 3 फेज में संपन्न किया जाएगा। बिहार में फर्स्ट फेज में 80 बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल होगा, जबकि थर्ड फेज में 550 बच्चों का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है।
इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने जिम्मेदार कौन अभियान शुरू किया है, जिसके तहत वे सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार सरकार से सवाल कर रही हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने अन्य मसलों पर भी अपनी राय दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं आपको। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस संकट के समय में ग्रैंड ओल्ड पार्टी का बहुत ही ग्रैंड न्यू डर्टी कैरेक्टर देश के सामने उभर कर सामने आया है और कांग्रेस पार्टी इस पूरे के पूरे संकट के काल में 4C फार्मूले पे काम करती रही। कंफ्यूजन, कंप्लेन, कंडम, किस तरह से करो और किस तरह से लोगों को क्रिटिसाइज करो। तो ये क्रिटिसाइज कैसे करना है, कंफ्यूजन कैसे क्रिएट करना है, कंडम कैसे करना है, किस तरह से ये सारे के सारे 4C फार्मूला उन्होंने बना करके और पूरे समय जो है वो किस तरह से भारत के लोगों का मनोबल गिरे, भारत में कैसे भ्रम का भौकाल खड़ा हो और किस तरह से जो है वो भय का भ्रम जाल खड़ा किया जाए, इस कोशिश में वो लगे रहे। हम लोगों ने क्या, देश भी ये चाहता है कि इस संकट के से आज देश निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। 135-40 करोड़ का देश और उसमें जो भी समस्याएं थी उन समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशीलता के साथ, ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ सरकार ने, समाज ने मिल करके काम किया और जिसका नतीजा आज आपके सामने दिखाई पड़ रहा है कि हम बाहर निकलने के रास्ते पे तेजी से बढ़ रहे हैं। तूफान का संकट आ गया, कई तरह के संकट और कई तरह की चुनौतियां रहीं। उन चुनौतियों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत मुस्तैदी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ, बिना थके हुए, बिना रुके हुए, बिना किसी तरह के तू में फंसे हुए, ईमानदारी के साथ लोगों की सेहत और सलामती के लिए, देश के हित के लिए काम किया और जिसका नतीजा है कि आज हम उस संकट से बाहर निकल रहे हैं। है कि भारत को बदनाम करने की कुछ लोगों ने सुपारी ले रखी है और किस तरह से अब भारत, पहले तो मोदी बैशिंग करते करते मोदी बैशिंग की ये जो इनकी साजिश है वो आज जो है वो भारत बैशिंग की सनक तक पहुंच गई और किस तरह से पूरी दुनिया में कभी कभी ये जो है वो जो भारत के खिलाफ ताकतें हैं उनके प्रवक्ता बन जाएंगे। जो लोग भारत को जो है वो अलग अलग तरह से बदनाम करने के षड्यंत्र साजिशों में लगे हुए हैं उनके साथी संगी बन जाते हैं, कभी कभी उनके सुर में सुर मिलाते हुए दिखते हैं। आज जो है वो ऐसा समय नहीं है भैया। आप सियासी लड़ाई जितनी भी लड़ना हो, लड़ने को किसी को मना नहीं किया गया है, लेकिन इस संकट के समय में इस तरह का व्यवहार और इस तरह की बातें जो है वो देश को कभी भी एक्सेप्ट नहीं है, कभी भी स्वीकार नहीं होती हैं कि जो भी पार्टी है वो कांग्रेस ही मान लीजिए। मुझे तो अच्छी तरह याद है पार्लियामेंट में इन्हीं के नेताओं ने खड़े हो के कहा था कि सोशल मीडिया पे जो एंटी सोशल एक्टिविटी, जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ चल रही हैं उन पे जो है वो अंकुश लगना चाहिए। और न केवल इन्होंने बल्कि सभी लोगों ने एक स्वर में कहा था। याददाश्त कमज़ोर हो गई इन लोगों की, आज प्रवक्ता बन गए हैं इनके। क्या कोई भी देश अपने देश के हितों के खिलाफ कोई भी संस्था, कोई भी व्यवस्था अगर काम कर रही है तो क्या उसको वो नजरअंदाज कर सकती है, क्या वो इग्नोर कर सकती है? कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए वैक्सीन की मिक्स्ड डोज के मसले पर भी खास ध्यान आकर्षित किया। कोरोना गाइडलाइन को लेकर भी प्रमोद तिवारी ने अपनी राय जाहिर की है। सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। कोरोना की संख्या घटकर 1,86,000 के आसपास दिखाई जा रही है। वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा है क्योंकि ग्रामीण अंचल में
या बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिपोर्टिंग जिनकी नहीं हुई है, उनका संक्रमण की संख्या इसमें नहीं शामिल है। परंतु एक चिंताजनक बात है, मौत वही 4000 के आसपास प्रतिदिन बन रही है। ब्लैक फंगस के केस बढ़ते जा रहे हैं। व्हाइट फंगस से अब तो इंटेस्टाइन तक अपर पोर्शन भी डैमेज हो रहा है। तो कुल मिलाकर इस तरफ काम करने की जरूरत है। मौत आखिर क्यों हो रही है? जब 4 लाख 4.5 लाख से घट के 2 लाख के नीचे आ गया, तो ये इसलिए कि मौतें का जो आंकड़ा अस्पताल से आ रहा है वो हर हाल में छिप नहीं सकता, वो तो हो ही जाता है। पर इसमें वो नहीं शामिल हैं जो घरों में मर रहे हैं या बहुत से लोग देहात में रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो अभी बहुत जागरूक रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है और सरकार को संसाधन बढ़ाने की जरूरत है। और फिर दोहराऊंगा, 6,000 रुपए प्रतिमाह सरकार रोज कमाने खाने वालों को दे। देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने सिर्फ एक मांग वैक्सीन को लेकर पहले दिन से आज तक रखी है कि ये निःशुल्क होनी चाहिए। जो तिजारत, जो व्यापार केंद्र सरकार कर रही थी, हम उसके पहले भी विरोधी थे, आज भी विरोधी हैं। और हम इस बात के भी विरोधी हैं कि जब हिंदुस्तान में दूसरी वेव आने वाली थी तो 72 देशों को जो स्वीकार किया है इन्होंने, ये वैक्सीन क्यों लुटाई गई? हिंदुस्तानियों के जान की कीमत पर क्या मोदी जी की छवि चमकाने के लिए किया गया? ये एक अन्याय था और ये एक बड़ा अन्याय है जिसने लाखों जानें ले ली। तो उस पर कांग्रेस आवाज उठाती रहेगी। उसका जवाब सरकार से आना चाहिए। लोकतंत्र का ये तकाजा है। मैं प्रियंका गांधी जी के इस बयान का भरपूर समर्थन करता हूं कि ये पैसा कमाने का वक्त नहीं, बल्कि भारत के खजाने को कोरोना से लड़ने के लिए खोल देने का है। जब मानवता शर्मसार हो रही हो, पीड़ा चित्कार कर रही हो, तो उस समय आप जीएसटी के नाम पर किस पे लगा रहे हैं? एम्बुलेंस। किस पे लगा रहे हैं? दवाओं। किस पे लगा रहे हैं? जो कोरोना रोकने के लिए और उपकरण है। तो इसे तत्काल रुकना चाहिए। मैं समझता हूं इसे हर भारतवासी का समर्थन भी मिलना चाहिए। गृह मंत्रालय लॉकडाउन की तो घोषणा कर देता है, पर लॉकडाउन से जो रोज खाने कमाने वाले मजदूर, रेहड़ी लगाने वाले, छोटे दुकानदार, छोटे उद्योग और छोटे व्यापारी या व्यापारियों का बड़ा वर्ग या स्कूल, प्राइवेट स्कूल, कैसे इनका खर्च चले, कैसे शिक्षकों को वेतन मिले, कैसे रोज कमाने खाने वाले अपने घर पे कमा खा के पहुंच के घर का चूल्हा जले, इस पर मौन रहता है अमित शाह जी का मंत्रालय। अरे वैसे ही मुखर हो जाइए जैसे बंगाल में कर रहे थे आप। वहां तो सबको जेल भेज रहे थे, यहाँ कम से कम सबके घर में पैसा भिजवा दीजिए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सरकार पर निशाना साधते हुए कई बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि अव्यवस्था, बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाइयों के अभाव में लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी है। जिस उत्तर प्रदेश में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा, जहां लाखों लोग बेघर हो गए, इस महामारी के शिकार हो गए, बेड, ऑक्सीजन, दवाई के अभाव में दम तोड़ दिया। बहुत सारे विधायकों ने, बहुत सारे मंत्रियों ने इस संघर्ष के दौरान महामारी में दम तोड़ दिया। उनके परिजनों ने दम तोड़ दिया। केंद्रीय मंत्रियों ने, विधायकों ने, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने सरकार की कारगुजारी पर बड़ा सवालिया निशान उठाया। मुख्यमंत्री जी 18 मंडल और 75 जनपद के समीक्षा दौरे में गए थे। जो पहले दिन से काला चश्मा लगाया था, उसी चश्मे के आधार पर अधिकारियों ने उनको जनपदों की समीक्षा में बताया।
वेस्ट यूपी में कोरोना के बाद आफत बरसाते ब्लैक फंगस ने संभल में भी दस्तक दे दी है। यहां एक फर्टिलाइजर कंपनी के कर्मचारी में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। जिले के रजपुरा थाना इलाके में स्थित कंपनी के 47 साल की कर्मचारी को कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। कर्मचारी का दिल्ली के अपोलो में इलाज चल रहा है। हेल्थ महकमे में सर्विलांस ऑफिसर डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी ने ब्लैक फंगस की पुष्टि की है। आपको बता दें कि जिले की इस कंपनी में करीब 200 लोगों पर कोरोना संक्रमण का साया मंडरा रहा था। इस दिन नए केस मिलने के बाद अब जिले में ब्लैक फंगस ने भी इस कंपनी के कर्मचारियों से दस्तक दी है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। चलिए तो ब्रेक के बाद सीधे ब्रेकिंग के साथ लौटे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं आपको आपके टीवी स्क्रीन पर। यूपी के मथुरा में रेप पीड़िता ने आत्मदाह करने का प्रयास किया है। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको। एसएसपी दफ्तर के सामने शरीर पर पेट्रोल छिड़का है और युवती ने आत्मदाह करने का प्रयास किया है। लगातार ऐसे मामले उत्तर प्रदेश से सामने आते रहते हैं। इस बीच ये मामला भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर युवती ने आत्मदाह का प्रयास किया है। 2012 में लॉ की छात्रा के साथ बलात्कार हुआ था। इतने लंबे समय से उसे फिलहाल कोई न्याय नहीं मिला है, जिसके चलते उसने आत्मदाह का प्रयास किया है। तो उत्तर प्रदेश से ये बड़ी और अहम जानकारी। मथुरा में रेप पीड़िता ने आत्मदाह का प्रयास किया। एसएसपी दफ्तर के सामने युवती ने पेट्रोल अपने शरीर पर छिड़ककर आत्मदाह करने का प्रयास किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर निराश युवती पीड़िता ने आत्मदाह का ये प्रयास किया। जानकारी मिल रही है कि 2012 में लॉ की छात्रा के साथ बलात्कार किया गया था। तब से लेकर अब तक युवती को कोई भी न्याय नहीं मिल पाया है। रेप पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाया, इस वजह से अब आत्मदाह का प्रयास किया गया है पीड़िता की तरफ से। चलिए तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना सरकार ने 1 जनवरी से वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों का वजीफा 70,000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 8,500 रुपए प्रतिमाह कर दिया है। दरअसल राज्य सरकार ने गुरुवार को एक सरकारी आदेश जारी किया था।
जिसमें सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले वरिष्ठ रेजिडेंट्स के वजीफे में 15% की बढ़ोतरी की गई है। स्वास्थ्य सचिव की तरफ से जारी किए गए जीओ में यह कहा गया है कि सरकारी शिक्षण अस्पतालों में लगभग 1500 वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। इन डॉक्टर्स को वर्तमान में स्टाइफंड मिल रहा है, लेकिन अब इस वजीफे के तहत 1 जनवरी से इन्हें 8,500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर तेलंगाना के जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने राज्य सरकार की ओर से किए गए वायदों को पूरा नहीं किए जाने पर बुधवार को प्रदर्शन किया था और सेवाओं का बहिष्कार किया था, जबकि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने उनसे कोरोना संक्रमण के चलते हड़ताल वापस लेने का भी आह्वान किया था। मस्जिदों सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका गुरुवार को दाखिल की गई है। इस याचिका पर बोलते हुए धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। की बात है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसके अंदर मस्जिदों से होने वाली अजान और मस्जिदों में बजने वाले धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध और रोक लगाने की बात की गई है। मैं ऐसे याचिकाकर्ता की सख्ती से मजम्मत करता हूं। इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, नदियों में नहरों में लाशें बह रही हैं, लोग कोरोना की वजह से मर रहे हैं, अजीज और रिश्तेदार दोस्त और अहबाब एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं। मगर बड़े अफसोस की बात है, लोगों के मुद्दों को पर से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की याचिका दायर की गई है। इसकी मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। याचिका ये दायर होना चाहिए थी कि किस तरीके से कोविड-19 में लोगों की मदद की जाए, किस तरीके से आगे बढ़ के इंसानियत के हाथ से हाथ थामा जाए, हाथ से हाथ मिलाया जाए और गिरते हुए इंसान का बाजू थामा जाए। मगर बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त भी धार्मिक राजनीति भारत में अपने चरम सीमा पर है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर उच्च याचिका दायर की गई है, तो उसका मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। दिल्ली एनसीआर के यूपी बॉर्डर पर पिछले 6 महीने से चल रहे कृषि कानून विरोधी किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को मोबाइल फोन पर फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। भारतीय किसान यूनियन संगठन के कार्यकर्ता प्रज्वल त्यागी उर्फ मन्नू त्यागी ने कौशाम्बी थाने में इसको लेकर एक शिकायत दर्ज की है। जानकारी के मुताबिक यूपी गेट पर चल रहे कृषि कानून विरोधी आंदोलन की अगुवाई करने वाले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को व्हाट्सएप पर गालियां मिली है और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। संगठन के कार्यकर्ता प्रज्वल त्यागी उर्फ मन्नू त्यागी ने कौशाम्बी थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। पुलिस और साइबर सेल मामले की जांच कर रही है। कोरोना काल में सरकार ने भले ही 10वीं की परीक्षा पर रोक लगा रखी है, लेकिन मध्य प्रदेश के गुना शहर में एक निजी स्कूल संचालक ने छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करते हुए परीक्षाएं आयोजित कर दी। गुना के गुरुकुल हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल ने गुरुवार सुबह 10 बजे से स्कूल परिसर में 10वीं की परीक्षा का समय तय कर दिया और इसके लिए बाकायदा छात्रों को भी बुलवाया गया। वहीं स्कूल संचालक ने कोरोना गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन करते हुए छात्रों की परीक्षा भी ली। स्कूल संचालक ने चोरी छिपे परीक्षा का आयोजन किया था, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन को भनक लग गई और स्थानीय प्रशासन के साथ साथ शिक्षा विभाग की टीम ने भी बीच में परीक्षा के दौरान स्कूल में छापा मार दिया। छापे के बाद कार्रवाई करते हुए नायब तहसीलदार रमाशंकर सिंह ने बताया कि स्कूल के अंदर से 30 से 40 छात्रों को बिठाकर परीक्षा ली जा रही थी, जो कि गलत है। कोरोना में स्कूल का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बात हुई थी कि यहाँ बच्चों की एग्जाम कराई जा रही है, तो हमने दोनों टीमों को देख के दिखवाया, मैं भी आया, बच्चे मिले हैं और ठीक थी, टाइमिंग होगी। कितने बच्चे लगभग थे सर? ये कौन सा स्कूल है सर? गुरुकुल। तो क्या कार्रवाई? तो वो इनने 144 का उल्लंघन तो किया ही है ना। अभी 144 धारा लगी हुई है, जिसमें आप भीड़ नहीं कर सकते, है ना। तो फोन कर
उत्तराखंड के सितारगंज में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों द्वारा आज माननीय विधायक सौरभ बहुगुणा द्वारा दिए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीमीटर से अभियान चलाकर ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट की जांच की गई है। वहीं सभासद रवि रस्तोगी ने सरकार द्वारा निःशुल्क वितरित किए जा रहे 2 माह के राशन के बारे में भी लोगों को जानकारी दी। सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान पर लोगों की लग रही भीड़ को देखते हुए आज रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था बनवाई और लोगों को जागरूक किया कि वे लोग चिपक कर खड़े ना हो, भीड़ ना लगाएं। नजदीक खड़े होने से वह कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं। 2 गज की दूरी का विशेष ध्यान रखा जाए और मास्क जरूर लगाएं। सभासद रवि रस्तोगी ने सरकारी सस्ता गल्ला के दुकानदारों से कहा कि वो दुकान पर गल्ला बनाकर रखें, गोला बनाकर साथ में रखें और ज्यादा भीड़ ना लगाएं और लोगों को सरकार द्वारा आए राशन को पूर्णतः उपलब्ध भी कराया जाए। पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानों पर जाकर माननीय विधायक जी द्वारा दिए गए ऑक्सीमीटरों से लोगों के ऑक्सीजन जांच की और जहां जो है राशन को लेकर लोगों द्वारा जो है भीड़ लगाई जा रही है, उसको लेकर आज रेड क्रॉस सोसाइटी के सभी सदस्यों ने जागरूकता अभियान किया। उन्हें बताया कि ऐसी भीड़ से लोग संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए दूरी बनाकर रखें और कोटे वालों को भी चेतावनी दी कि भाई वो जो है गोले बनाकर रखें, जिससे कि लोग दूरियां बनाकर रखें और लोग कोरोना जैसी महामारी से संक्रमित। देश में कोरोना के आंकड़ों में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है और ऐसे में एक बार फिर लोगों ने लापरवाही बरतना शुरू कर दिया है। देश के अलग अलग शहरों में लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आ रहे हैं और ऐसी ही ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। बंगाल के हुगली जिले से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर लोग भारी संख्या में मंडी में नजर आ रहे हैं। इस दौरान कई लोगों ने न तो मास्क लगाया हुआ है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। आलम यह है कि जिन लोगों ने मास्क लगा भी रखा है तो वो भी नाक के नीचे ही नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं और ऐसे में सरकार ने सख्ती भी दिखाई है, फिर भी लोग सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में चल रहे कोविड वैक्सीनेशन के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। कुछ लोगों को पहली डोज कोविशील्ड की और दूसरी डोज कोवैक्सीन की लगा दी गई है, जिसके चलते वैक्सीन लगवा चुके लोग भयभीत हैं। पूरा मामला जिले की बढ़नी प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र का है, जहां औदही कला गांव और एक अन्य गांव में लगभग 20 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज कोविशील्ड लगाई गई, लेकिन 14 मई को दूसरी डोज लगाते समय स्वास्थ्य कर्मियों ने भारी लापरवाही बरतते हुए कोवैक्सीन लगा दी। इस बात की जानकारी होते ही विभाग में हड़कंप मच गया है। सब एक दूसरे पर इस गलती का आरोप लगाने लगे हैं। वहीं इस बात की जानकारी जो वैक्सीन लगवा चुके लोगों को मिली तो वो भी भयभीत नजर आए। ये चूक तो है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी कोई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि कॉकटेल लगे, जिसको जो पहला डोज लगना उसी को दूसरा डोज लगना। ये चूक तो है, जिसके लिए हमने इंक्वायरी ऑर्डर की थी और हमारे वरिष्ठ चिकित्सक लोग जाकर उनको इंक्वायरी की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उस रिपोर्ट के आधार पे जिन जिन दोषी लोगों को मैंने उनको स्पष्टीकरण उनसे मांगे हैं और जैसा भी उचित स्पष्टीकरण जो भी न्यायपूर्वक रहेगा वो हमारे स्तर का होगा तो हम उस पर अपना एक्शन लेंगे और जैसे ऊपर की स्तर का होगा तो उस पर हम उसे अग्रसित करेंगे आगे इस तरह की कोई एक्शन। पहले लगी थी कोविशील्ड और दोबारा लगाया गया है कोवैक्सीन। पहली कब लगी थी आपको? पहली लगी पहली 1/4/2021 को लगा है और दूसरा लगा है 14/5/2021। तो जब आप वहाँ गए वैक्सीन लगवाने के लिए तो उन लोगों ने देखा नहीं कि आपको पहले क्या लगा था? कुछ नहीं देखा ओखा, बिल्कुल कतई नहीं उन लोगों ने देखा। आशा दूसरे जगह खड़ी हुई थी और वो तो अपना बैठी हुई थी, संभाल करके बैठी हुई थी। कमलावती नाम था, क्या नाम था उसका? तो इन लोगों ने मतलब दूसरी वैक्सीन आपको लगा दी? हाँ, दूसरी वैक्सीन, उसके जगह पर कोविशील्ड की जगह पर कोवैक्सीन लगा दिया।
और इस बीच जम्मू कश्मीर से इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर आ रही है, जो कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं। शोपियां में आतंकियों की नापाक हरकत सामने आई है। जम्मू कश्मीर से ये अहम खबर, आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच यहां पर मुठभेड़ चल रही है। जानकारी मिल रही है कि शोपियां में इस समय मुठभेड़ चल रही है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल लगातार यहां पर सर्च अभियान चलाए हुए हैं। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है और इसी आशंका के मद्देनजर आतंकियों के लिए यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से ये अहम जानकारी, शोपियां में आतंकियों के छिपे होने की खबर इस समय मिल रही है और सुरक्षा बल इस समय सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाए हुए हैं। ये जानकारी मिल रही है कि 2 से 3 आतंकी यहां छिपे हो सकते हैं। और इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।